Hi everyone, welcome back to Diksha's Education Hub. तो this is the part number 29 of our history series. तो मुगल एम्पायर हमने स्टार्ट कर दिया था और आज हम स्टडी करेंगे अबाउट अकबर. ठीक है, अकबर के लाइफ टाइम के बारे में देखेंगे, पर उससे पहले हिस्टोरिकल चीज़ें जानना ज़रूरी है. यानी कि उनके फादर जो थे हुमायूं, जिनका नाम था, 1556 के अंदर उनकी डेथ हो चुकी थी. तो उनके कॉन्टेक्स्ट में हमें थोड़ा सा अकबर के बारे में कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी. तो वन बाय वन वो भी देख लेते हैं. तो चलो याद करो, हुमायूं ने लड़ी थी 2 बैटल्स. कौन कौन सी? एक लड़ी 1539 के अंदर बैटल ऑफ चौसा, दूसरी लड़ी थी 1540 में बैटल ऑफ कनौज. तो बैटल ऑफ कनौज किसके साथ थी? शेर शाह सूरी. और चौसा किसके साथ थी? तो वो भी शेर शाह सूरी. तो होता क्या है, 1540 के अंदर जो हुमायूं थे दे रियलाइज्ड कि मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, इंडिया छोड़ के वापस चले जाता हूँ नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में. तो यहाँ पे सिंध वाले एरिया में उनको अपनी हामिदा बानो बेगम जी से उनकी मुलाकात हो जाती है. तो दोनों शादी कर लेते हैं यहाँ पे. 1542 में उनके बच्चा भी हो जाता है जिसका नाम रखा गया अकबर. और ख़ुद जो थी उन्होंने रिफ्यूजी ली थी ईरान वाले एरिया में हुमायूं ने. कुछ साल बीते 1540 से लेके 1555 का टाइम जो था, वहाँ पे इंडिया में देखते हैं हम कि सूरी डायनेस्टी रूल कर रही थी, कि अफ़गान रूल यहाँ पे चल रहा था समहाउ. 1555 में हुमायूं देख रहे हैं कि इंडिया में कुछ वीकनेस आ रही है राजाओं की. जो शेर शाह सूरी की फर्दर डायनेस्टी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है. देन हुमायूं डिसाइडेड कि मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया. 1555 में इंडिया वो वापस आ जाते हैं. यहाँ पे दो छोटी छोटी बैटल्स वो लड़ने वाले हैं जिसको अकबर देखेंगे. ठीक है, अब अकबर को भी साथ में ले आए ये. तो बैटल्स कौन कौन थी? तो मच्छीवाड़ा की थी और सरहिंद की थी. तो अकबर ने पहली बार जो बैटल देखी थी ना अपने लाइफ में, वो कौन सी थी? तो मच्छीवाड़ा और सरहिंद. क्यों दिखाई जाती थी? ताकि प्रैक्टिस हो जाए पहले से ही. क्योंकि पहले आज के टाइम पे तो बच्चे ही होते हैं 18 साल के भी. उस टाइम पे 11-11 साल के तो गद्दी संभाल लिया करते थे. याद करो, बाबर जब 13 साल का था, फरगना, समरकांद और काबुल वाले एरिया को संभाल रहा था. ठीक है, तो उस टाइम पे बच्चे काफ़ी मैच्योर हुआ करते थे. तो ये फाइट्स उनको दिखाई गई थी अकबर को. अच्छा, याद करो, हुमायूं का एक भाई भी था हिंदाल की एक लड़की थी रुकैया की शादी करवा दी जाती है अकबर से. ठीक है, चलो ये तो एक शादी हुई, बाद में बहुत सारी शादियाँ होंगी. अब देखो, अकबर छोटा था तो अकबर के लिए एक गवर्नर रखा था, स्पेशली मिलिट्री कमांडर, जिनका नाम था बैरम खान. अब बैरम खान की एक खास बात थी कि एक तो ये शिया मुस्लिम थे. ठीक है, शिया मुस्लिम, और मेजॉरिटी जो आपको मिलेगी वो होगी सुन्नी मुस्लिम. थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आएगा इस बात से भी, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि जो बैरम खान थे ही वॉज शिया मुस्लिम. ठीक है, अब हुआ क्या, जो बैरम खान थे वो अकबर को असिस्ट किया करते थे. जो भी फाइट्स होती थी अकबर के नाम पे, वो सारी कौन लड़ते थे? बैरम खान लड़ते थे. और जो बैरम खान थे उन्होंने क्या किया, पंजाब के कलानौर एरिया में अकबर को किंग डिक्लेयर कर दिया. क्यों किया था? क्योंकि आगरा वाले क्षेत्र में जो हेमू था उसने कैप्चरिंग कर ली थी. मतलब दिल्ली पे हेमू वॉज ट्राइंग कि मैं बैठ जाऊं गद्दी के ऊपर. अब ये हेमू कौन था? जो हेमू था ना, वो सूरी डायनेस्टी में एक गवर्नर हुआ करता था. इसने देखा कि दोबारा से मुझे सूरी डायनेस्टी को रिवाइव करना है. देन ही डिसाइडेड कि मुझे दिल्ली कैप्चर करनी पड़ेगी. तो इसने आगरा वाला एरिया जो था वो पूरा कैप्चर कर लिया था और ख़ुद को किंग बनाने की ट्राई में था. तो दैट्स वाई यहाँ पे फटाफट से पंजाब के जो कलानौर वाला एरिया था वहाँ पे अकबर को जो है वो राजा डिक्लेयर कर दिया गया था. लिखा हुआ है सब कुछ, कलानौर पंजाब में था. तो यहाँ पे मिर्ज़ा काजिम आए. मिर्ज़ा काजिम जैसे हिंदुज़म में हम देखते हैं कि राजाओं को कौन डिक्लेयर किया करता था? तो प्रीस्ट किया करते थे. तो सेम इज़ द केस इन मुस्लिम. तो यहाँ पे आए मिर्ज़ा काजिम. ठीक है, मिर्ज़ा काजिम ने डिक्लेयर करा अकबर को किंग. उसके बाद ये आगरा के लिए निकल गए, जहाँ पे हेमू ने सारा कैप्चर कर लिया हुआ था एरिया और ख़ुद के लिए टाइटल ले लिया था विक्रमादित्य. ठीक है, विक्रमादित्य का टाइटल किसने लिया था? हेमू ने ले रखा था कि मैंने देखो जीत लिया दिल्ली वाला एरिया. अभी जीता नहीं था क्योंकि अभी लड़ाई तो हुई नहीं. तो अब होगी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, डिड यू रिमेंबर? 1526. अब आएगा 1556. ठीक है, तकरीबन 30 साल के बाद, पूरे 30 साल के बाद आप देखोगे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होगी. तो जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत थी वो किस किस के बीच में थी? अकबर वर्सेस हेमू. क्योंकि मैंने बताया ना, बैरम खान तो मिलिट्री कमांडर था. लड़ते किसके लिए थे? अकबर के लिए लड़ा करते थे. तो क्वेश्चन में बैरम खान दिख जाता है वो भी ठीक है, अकबर दिख जाता है वो भी ठीक है. तो इन दोनों की लड़ाई होती है जहाँ पे हेमू की हार हो जाती है और इस तरह से अकबर का जो मुगल एम्पायर था वो दोबारा से री एस्टेब्लिश हो जाता है. अब अकबर के बारे में पूरी डिटेलिंग देखेंगे वन बाय वन. 1542 के अंदर इनका बर्थ होता है. 1555 में फर्स्ट टाइम इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी कि कैसे कैसे लड़ा जाता है मच्छीवाड़ा और सरहिंद. 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है और 1556 से लेके 1560 तक अकबर रूल करेगा अंडर बैरम खान. क्योंकि अभी छोटे हैं, 13 साल के ही हैं,
तो उन्होंने डिसाइड करा कि अभी 17-18 साल का हो लेता हूँ, उसके बाद खुद का रूल शुरू कर दूंगा। तो अभी आप नोटिस करोगे कि 4 साल के लिए जो अकबर हैं उनको कौन सिखाएगा कैसे लड़ना है, वो सारी चीज़ें तो वो सिखाएंगे बैरम खान। उसके बाद एक आई ये महामंगा। महामंगा जो थी ये बड़ी कंस्पिरेसीज क्रिएट किया करती थी। अब देखो अकबर की मदर थे हामिदा बानो बेगम, पर ये जो महामंगा थी ये थी फॉस्टर मदर ऑफ अकबर, ठीक है, मतलब पाला पोसा जो था वो महामंगा ने ही करा था। अब महामंगा को ना ये हो गया कि मैंने अकबर को पाला भी, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा राजा बन जाए, ठीक है। तो शी वांटेड कि मेरा बच्चा या तो राजा बन जाए या तो एटलीस्ट मिलिट्री कमांडर की पोजीशन तक जाए। पर अब मिलिट्री कमांडर की पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? बैरम खान। और बैरम खान है शिया मुस्लिम। महामंगा ने कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट कर दी, ठीक है। अब उसने डिसाइड कर लिया कि बैरम खान को तो निकालना है बाहर। एक बैटल होगी, बैटल ऑफ तिलवारा, दैट इज़ इन 1560। महामंगा अकबर के कान भरती थी अगेंस्ट बैरम खान। तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, अकबर वर्सेस बैरम खान, और नाम है लड़ाई का बैटल ऑफ तिलवाड़ा। बैटल ऑफ तिलवाड़ा हुई 1560। और जैसे बैरम खान को डिफीट कर दिया जाएगा, अब देखो हारना बनता ही था, राजा से थोड़ी जीत सकते थे। तो बैरम खान को बोला अकबर ने कि आप हज जाओ, ठीक है। मक्का एंड मदीना के बारे में आपने सुना होगा, लाइफ टाइम में मुस्लिम लोग एक बार जाते ही जाते हैं वहाँ पे, जैसे हिंदुज़म में तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं तो उसी तरह से ये लोग हज में जाते हैं। तो बैरम खान निकल तो गए हज के लिए, पर गुजरात वाले एरिया में ना महामंगा ने पहले इन्फॉर्मेशन भेज दी थी कि बैरम खान आ रहा है, इसको मरवा दो, ठीक है। तो गुजरात वाले एरिया में जो बैरम खान थे उनको मार दिया गया था, तो ये हज तक पहुंच ही नहीं पाए थे। तो बैटल ऑफ तिलवाड़ा किस किस के बीच में हुई? तो अकबर वर्सेस बैरम खान, ठीक है। तो महामंगा बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी। अभी देखो ये तो 4 साल के लिए महामंगा की कॉन्स्पिरेसीज चलती रही, ठीक है, बैरम खान को कैसे बाहर निकाला जाए। अभी जोधा जी नहीं आए, ठीक है। 1560 से 1562 तक महामंगा एडवाइस दे रही है अकबर को, और अकबर को ना बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, लिटरली एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, बिकॉज शी ऑलवेज एडवाइस्ड इन अ रॉन्ग वे, मतलब अच्छी नीयत से नहीं वो कभी भी एडवाइस दिया करती थी। पर अकबर रिस्पेक्ट करते थे महामंगा की, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी फॉस्टर मदर थे, तो वो भी एक रीज़न था। नाउ 1562 में हो जाती है एक समझदार लड़की के साथ शादी अकबर की। आई वुड रिकमेंड जोधा अकबर वाली मूवी देखना, आपको आइडिया लग जाएगा एटलीस्ट। पूरी स्टोरी नहीं सीरियस होके सुननी है, वो रोमांस एंड ऑल दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट आपको एक बॉन्डिंग और कोलैबोरेशन समझ आएगी जोधा की और अकबर की। एक तो वो हिंदू थी, ठीक है, और कहाँ पे अकबर मुस्लिम थे, तो वो सारी चीज़ें। 1562 में सबसे पहले तो जोधाबाई के साथ शादी हो जाती है अकबर की। जोधाबाई ने सजेशन दिया अकबर को कि अगर तुम्हें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलानी है तो तुम्हें कुछ एडवाइज़र भी चाहिए होंगे, तो एक ग्रुप बनाओ नवरत्न्स का। नवरत्न का मतलब है 9 रत्नास, 9 ऐसी पर्सनालिटीज़ रखो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आपको लॉयल्टी के साथ एडवाइसेस दे सके। तो जोधाबाई का एक तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा ये अकबर की लाइफ में कि उन्होंने नवरत्न का आइडिया दिया था, ताकि अकबर जो है वो ग्रेट किंग बन सके। अब देखो 2 तरह की पत्नियाँ होती हैं यहाँ पे, कैसी कैसी। एक तो होती है जो जाती है मेरा जो पति है वो नौकर बन के रहे। यहाँ पे जोधाबाई का ड्रीम क्या था देखो, टू मेक अकबर अ ग्रेट किंग, ठीक है। तो ये जोधाबाई का सपना था। 1562 में उनकी शादी हो जाती है। ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अकबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्टली ईयर्स बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे ईयर्स आने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत स्मॉल स्टोरी देखी। अभी हमने 1555 में देखा कि 2 बैटल्स देखी अकबर ने, ठीक है, मछीवाड़ा और सरहिंद वाली। फिर 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हेमू वाली हुई। फिर उसके बाद खुद जो लड़ी वो थी सेकेंड बैटल ऑफ तिलवाड़ा जो बैरम खान के साथ उन्होंने लड़ी। 1562 में शादी हो जाती है जोधाबाई के साथ। अब जो जोधाबाई के साथ जब शादी होती है अकबर की, तो उनको कहीं ना कहीं अकल आनी शुरू हो जाती है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से कंटिन्यू करना है। तो अकबर के एक गुरु भी थे जिनका नाम था अब्दुल लतीफ़। ऑल दो अकबर को ना तो लिखने आता था ना तो पढ़ने आता था, पर उनको बड़ा शौक था कि सभी धर्मों के बारे में जानूं, क्या क्या डेवलपमेंट चल रही हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस हैं लोगों की, इंग्लिश है, फ़ारसी है, फ़ारसी तो खैर आती थी, हिंदी, संस्कृत, वो बहुत इंटरेस्टेड रहते थे लिटरेचर वाली साइड में। तो उनको मतलब डिक्टेट कर दिया करते थे गुरु जी। तो गुरु कौन थे इनके? अब्दुल लतीफ़ थे। तो इन्होंने स्पेशली रखा था ताकि वो उनको सुना दे। अब देखो राजा थे अकबर और इतनी छोटी उम्र में राजा बन चुके थे, तो ऑब्वियसली उनको पढ़ाई लिखाई का टाइम तो लगा नहीं होगा, लड़ाइयों में निकल जाएगा टाइम। तो दैट्स वाई इन्होंने एक गुरु रखे हुए थे अपने, जिनका नाम था अब्दुल लतीफ़। फिर आते हैं मिर्ज़ा काजिम। मिर्ज़ा काजिम जो थे ये वही हैं जिन्होंने सेरेमनी करी थी कलानौर में, पंजाब वाले एरिया में, कि अकबर जो हैं वो अब किंग बन चुके हैं, ठीक है, ये तो वही हैं। नाउ 1560 में एक अटैक और करा था अकबर ने, कहाँ पे? ग्वालियर वाले एरिया में, ग्वालियर के क्षेत्र में।
1561 में मालवा वाला मध्य प्रदेश वाला एरिया था, वहाँ पे भी करे थे अटैक, पर ये छोटे छोटे अटैक्स थे। एक्सपांशन होगी अकबर जी की, इन छोटे छोटे अटैक से ही आप देखोगे अकबर जो है वो थ्रू आउट इंडिया रूल करना शुरू करेंगे, कुछ एक हिस्सों को छोड़ के। देन कमिंग टू द 1562, अकबर ने जोधाबाई जी से शादी कर ली, हरकाबाई भी जिनको बोलते हैं, और एक स्लेव सिस्टम चला करता था मुगल एम्पायर के अंदर। इवन पहले भी आप देख चुके हैं, ये तो दिल्ली सल्तनत जब पड़ा था तो स्लेव जो सिस्टम था वो चल रहा था। तो 1562 के अंदर अकबर ने वो फिनिश कर दिया, और ये चीज़ अकबर को 1562 में जाके समझ आती है कि किसी को डोमिनेट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो ये 1562 की स्टोरी हुई। एंड जो पिलग्रिमेज के ऊपर, स्पेशली हिंदू पिलग्रिमेज जो थे उनके ऊपर टैक्स लगा करता था, ठीक है, जो हिंदू नहीं है उनको जाजिया टैक्स देना पड़ता था, याद है ना। तो 1563 के अंदर उसको एबॉलिश कर दिया जाता है कि तीर्थ पे आए हैं लोग तो उनसे टैक्स क्यों लेना, तो वो जो टैक्स था पिलग्रिमेज के ऊपर उसको रिमूव कर दिया गया। देन 1564 में एक तो गोंदवाना में अटैक करते हैं ये, और रानी दुर्गावती के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, एंशियंट, वैसे मैंने NCERT की सीरीज़ ले रखी है, वहाँ पे रानी दुर्गावती के बारे में मेंशन ऑलरेडी है। और ये जो पहले टैक्स जो था वो पिलग्रिमेज से ही रिमूव किया गया था, जिसमें जाजिया सिस्टम में आप देखते हो कि वीमेन पे नहीं लगता था, वो सारी चीज़ें। और 1564 में इन्होंने क्या किया, पूरा ही ख़त्म कर दिया, कोई भी टैक्स नहीं रखा। उसके बाद 1568 में चित्तौड़ में इनकी लड़ाई होती है, पर वो कैप्चर नहीं कर पाते उसको। उसके बाद 1569 में रणथंभौर राजस्थान वाले एरिया में होती है। मेजॉरिटी ऑफ राजस्थान जो था ना, मेजॉरिटी ऑफ राजस्थान वो कवर तो हो गया था, कुछ एक एरियाज़ को छोड़ के, ठीक है। अभी देखेंगे क्या हुआ था, यहाँ पे शादियाँ हो जाएंगी, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बन जाएंगे जो एरिया कैप्चर नहीं हो पाए। 1570 में देखते हैं मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, ये सारे राजस्थान के ही एरियाज़ हैं, तो ये सारे कैप्चर कर लिए थे किसने, अकबर ने। मतलब अकबर खुद थोड़ी जाते थे, बड़े सारे गवर्नर बिठाए होते थे, वो लड़ने के लिए जाया करते थे, मिलिट्री कमांडर्स वर देयर, दे यूज्ड टू फाइट। तो 1568 से लेके 1570 तक कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि राजस्थान वाले एरिया में घूम रहे हैं अकबर जी। उसके बाद 1571 में देखते हैं तो फतेहपुर सिकरी, ये कहाँ पे बनवाया इन्होंने शहर, आगरा के अंदर। और इन्होंने सोचा भी था, ही ट्राइड कि क्यों ना दिल्ली से फतेहपुर सिकरी की तरफ कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाए, बट देन ही रियलाइज्ड, क्योंकि अब नवरत्न थे इनके पास, नवरत्न ने इनको एडवाइस दी कि दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, फतेहपुर सिकरी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो वो एरिया फर्टाइल है, ना वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, तो हमें दिक्कत आएगी। ना तो एरिया फर्टाइल है, ना ही वहाँ पे पानी है, तो फतेहपुर सिकरी में अपना एरिया, अपनी कैपिटल शिफ्ट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो ये आइडिया जो था वो एबॉलिश हो गया। तो ये देखो, लगा पता अब नवरत्न की क्या एडवांटेज थी। तो दिस हैपेंड इन 1571। फतेहपुर सिकरी तो एस्टेब्लिश हो गया पर कैपिटल शिफ्ट नहीं हुई थी। 1572 गुजरात वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। पहले तो रणथंभौर 1568 से लेके 1570 यहीं इसी एरिया में घूम रहे हैं। अब चले गए गुजरात की तरफ। गुजरात की तरफ देखा कि यहाँ पे ना एक पोर्ट था, बंदरगाह थी, सूरत पोर्ट। और जब ये सूरत पहुँचते हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने समंदर देखा और इनका रिएक्शन वाज लाइक वाह क्या समंदर है। तो इनको वो समंदर पहली बार जो इन्होंने देखा था वो गुजरात में ही देखा था, सूरत पोर्ट से। काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा था बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। उसके बाद 1574 में चलते हैं, बिहार और बंगाल में ये चले जाते हैं। अब देखो 1572 कुछ टाइम पीरियड के लिए गुजरात, अब यहाँ से निकल जाएंगे ये कहाँ, बिहार एंड बंगाल वाले एरिया में, ठीक है। उस टाइम पे पार्टीशन नहीं था, एक ही एरिया हुआ करता था, बट बिहार एंड बंगाल बोलना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक्सपांशन कर ली। 1575 में इन्होंने एक वर्शिप रूम बनाया और नाम रखा उसका इबादत खाना। इबादत खाना जो था ये वर्शिप रूम था। पहले तो मुस्लिम्स वर अलाउड, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने सारे धर्मों को अलाउ कर दिया। सिख्स वर अलाउड, हिंदूज़ वर अलाउड, पारसीज तो थे ही, तो सारे धर्मों को इन्होंने अलाउ किया। क्यों अलाउ किया कि जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं हर एक धर्म की वो यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। बाद में ऑल दो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो जाएगा, नॉवेल्स क्रिटिसाइज़ कर देंगे जो मुस्लिम नॉवेल्स हुआ करते थे कि दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बट जो अकबर था उनका यहाँ से एक चीज़ तो पता चल जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट हो गए थे सारे रिलीजन्स को लेके, ठीक है, बराबर समझने लगे थे कहीं ना कहीं। और उनके अकॉर्डिंग जो भगवान थे कि दीन ए इलाही का एक कॉन्सेप्ट आएगा, दीन ए इलाही, दैट इज़ वननेस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ गॉड। इनका मानना था मोनोथिज्म में,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक भगवान सर एग्जिस्ट करते हैं जो कि सभी को कंट्रोल करे हुए हैं। दीन ए इलाही आगे लिखा हुआ है, नो वरीज, वननेस ऑफ गॉड जिसको बोला गया। पहले ये इस्लाम के लिए ही था, बाद में ये सारे रिलीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया आफ्टर 3 ईयर्स 1578 के अंदर। एंड थर्सडे को ये सारे धर्मों के जो भी गुरुज हुआ करते थे वो यहाँ पे मिला करते थे और अपने अपने धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। बट बाद में इसका क्रिटिसिज्म होने लगता है। 1576 में क्या हुआ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़। ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी थी, यहाँ पे मान सिंह को भेजा गया। अभी ये मान सिंह जी कौन है, ये थे जोधाबाई थी ना, जो हरकाबाई, हरकाबाई का एक भाई था, ब्रदर। उनका एक लड़का था जिसका नाम था मान सिंह। तो इन शॉर्ट ही वॉज नेफ्यू ऑफ जोधाबाई। ठीक है, तो मिलिट्री कमांडर की पोजीशन असाइन कर दी थी मान सिंह को। तभी तो जो राजपूत पॉलिसी अभी हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे देखेंगे मैट्रिमोनियल अलाइंस की वजह से काफ़ी तगड़ी बॉन्डिंग हो गई थी राजस्थान और दिल्ली वाले एरिया में। ठीक है, मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में। तो यहाँ पे मान सिंह को भेजा था अकबर के बिहाफ पे। मान सिंह गए, लड़े अगेंस्ट महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के अगेंस्ट लड़ते हैं मान सिंह। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी इसको बोला जाता है। मान सिंह को यहाँ पे भेजा गया था। ये कब हुई, 1576। एक सीक्वेंस बन रहा है, जो बड़ी बड़ी बैटल्स है ना, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1556 में याद करो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये 30 साल, ये 20 साल के बाद क्या होगी, 1576 में जाके बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ऐसे सीक्वेंस में याद रख लेना इसको। देन 1579 आ जाता है, एक नया सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, मजहर सिस्टम। मजहर सिस्टम के तहत क्या बोला अकबर ने कि मैं बुक्स के अधीन हूँ, जो रिलीजियस बुक्स हैं मैं उनके अधीन हूँ, नॉबल्स के अधीन नहीं हूँ, गुरुओं के अधीन नहीं हूँ। ठीक है, आई एम अंडर द रिलीजियस बुक्स, नॉट अंडर द गुरुज, नॉट अंडर द नॉबल्स। बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, मजहर सिस्टम जिसको बोला गया। 1579 में ये आपको मिल जाएगा। 1581 में काबुल चले जाते हैं, काबुल वाला एरिया, वहाँ तक इन्होंने एक्सपांशन करी। 1582 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का मीनिंग नोट कर लो, वननेस ऑफ गॉड। यानी कि कहीं ना कहीं वननेस जब आ रही है तो मोनोथिज्म, थीस्ट, एथीस्ट आपने टर्म सुनी होंगी। थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास करता है, एथीस्ट का मतलब होता है जो नास्तिक होता है। तो मोनोथिज्म का क्या मतलब रहेगा, मोनो का मतलब होता है वन एंड थिज्म का मतलब होता है रिलीजन, जो एक ही रिलीजन में बिलीव करे। ठीक है, तो वो हो जाता है दीन ए इलाही। अब यहाँ पे ये जो दीन ए इलाही था इसके ऊपर चेक रखते थे अबू फजल। अभी अबू फजल की कंट्रीब्यूशन देखनी है, बहुत ज़्यादा है, तो अभी आते हैं इसके ऊपर। उसके बाद दीन ए इलाही जो था ये सभी रिलीजन्स का मिक्सचर था, जो भी अच्छी अच्छी बातें थी हर एक रिलीजन की वो सारी इसमें ऐड कर दी गई थी। और यहाँ से एक आइडिया भी आया, सुलह ए कुल। सुलह ए कुल का मतलब है यूनिवर्सल पीस, पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमें शांति एस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, वो था सुलह ए कुल, सुलह ए कुल। उसके बाद 1583 आ जाता है। 1583 में आता है इलाही संवत। बड़े सारे आपने शाक संवत, अगर आपको याद हो, विक्रम संवत, कैलेंडर के सिस्टम पढ़े थे, ग्रेगोरियन कैलेंडर्स याद है ना। एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो जाके, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं आपके। तो इलाही संवत जो था ये कैलेंडर था, 1583 में ये पब्लिश करा गया। अकबर ने क्या किया, रामदास हुआ करते थे, उनको 500 एकड़ की ज़मीन दे दी कि वहाँ पे जाके एक पॉन्ड बनाना है, एक तालाब बनाना है, और नाम रखा अमृत सरोवर। बाद में वो अमृत सरोवर टर्न आउट अमृतसर, बहुत बड़ी सिटी बन गई बाद में। तो ये पंजाब की आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन टेम्पल के कॉन्टेक्स्ट में। बड़े सारे रिलीजियस गुरुज थे अकबर के कोर्ट के अंदर, जैसे कि पुरुषोत्तम दास थे, ये हिंदू थे। दस्तूर मेहर थे, ये पारसी थे। इकाबनी थे, इकाबिनी वॉज क्रिश्चियन, ठीक है, ईसाई थे। हरि विजय प्रभा ये जैन धर्म के थे। शेख सलीम चिश्ती ये इस्लाम धर्म के थे। एंड गुरु रामदास ये लो जी ये सिख थे। तो यू कैन नोटिस, तो ये जो रामदास की बात हुई है ना, इन्हीं को ज़मीन दी गई थी अमृत सरोवर बनाने के लिए। सिख से ही रिलेटेड है गोल्डन टेम्पल। तो यहाँ पे देखो हिंदू धर्म से भी आगे, पारसी धर्म से भी आगे, क्रिश्चियन धर्म से भी, जैन धर्म से भी, इस्लाम धर्म से भी एंड सिख धर्म से भी। तो ये सारे रिलीजियस गुरुज आपको मिल जाएंगे अकबर जी के पोर्ट में। तो यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो कहीं ना कहीं जो अकबर थे वो सेक्युलैरिटी में बिलीव किया करते थे। बैरम खान का एक लड़का था अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, और इनकी एक पत्नी थी सलीम बेगम। ठीक है, ये बैरम खान के बारे में होगी बात। और जो बैटल ऑफ तिलवाड़ा हुई उसमें डेथ हो जाती है, उसमें नहीं हुई थी सॉरी, जब वो इनको हज भेजा जाता है तो गुजरात में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करवा दी गई थी महामंगा के द्वारा एंड इनको मार दिया जाता है। 1560 में बैरम खान की स्टोरी ख़त्म हो जाती है।
अब यहाँ पे इनके एक पुत्र रह गए थे अकबर के कोर्ट में, अब्दुल रहीम उनका नाम था। उनको उपाधि दे दी गई एक तो खाने खाना की। अब ये उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी अकबर ने, ठीक है। अकबर ने टाइटल दे दिया था अब्दुल रहीम को, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो उसके बाद ठीक है, ये वाली लाइन आप मिस कर दो, ये तो इनकी वाइफ थी ना, चलो ये कोई नहीं, इसको स्किप कर सकते हो, इतना नहीं पूछा जाता वैसे भी। तो अब्दुल रहीम खाने खाना को इन्होंने इंक्लूड कर दिया था नवरत्नस में, वो जो 9 रत्न थे ना उसमें इंक्लूड कर दिया था। तो आप चाहो तो पहले नवरत्न ही पढ़ लेते हैं। वन सेकेंड, ओहो वो पीडीएफ में रह गया। एनीवेज मैं करवा देती हूँ आपको, नवरत्न के बारे में मैं लिखवा देती हूँ आपको, पीडीएफ में अपडेट कर दूंगी, ठीक है। नवरत्न के बारे में बात कर लेंगे। देन शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल टू लाहौर, 1585 में कैपिटल को शिफ्ट करा इन्होंने लाहौर की तरफ, बट बाद में दोबारा से दिल्ली आ गए थे। 1586 में कश्मीर एंड बलूचिस्तान वाला एरिया कॉन्कर करा। 1591 में सिंध को कॉन्कर करा। 1593 से 1601 तक 1592 में जैसे उड़ीसा को कॉन्कर कर लिया था, एंड डेक्कन, अहमदनगर एंड खानदेश वाला एरिया जो था इसको 1593 से 1601 में कॉन्कर किया था। 1601 में इन्होंने कैंपेन रेज कर दी थी एक अगेंस्ट असीरगढ़ और रिबेलियन ऑफ सलीम। अब यहाँ पे सलीम कौन है, ये है जहांगीर बाबा, ठीक है। जहांगीर जो थे वो अकबर जी के पुत्र थे, बचपन में उनका नाम रखा था सलीम। एंड 1605 में आप देखोगे कि अकबर जी की डेथ हो जाएगी, ठीक है। 1605 में जाके अकबर की डेथ होगी। ये सारे अगर याद रहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रहते तो इट्स ओके, बिकॉज ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई थी ना ये रिप्रेजेंट करती हैं कि कैसे अकबर ने इतना ज़्यादा एक्सटेंशन किया था अपने एम्पायर का, मुग़ल एम्पायर का, ठीक है। ओके, नाउ अकबर की राजपूत पॉलिसी क्या थी, तो अब देखा कि राजस्थान के कुछ एरिया थे वो तो कॉन्कर हो चुके थे, बट कुछ एक एरिया ऐसे थे जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वो मना कर रहे थे टू एक्सेप्ट द सुजरैनिटी ऑफ अकबर। तो वहाँ पे उन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस कर लिए, शादियाँ कर ली, रिश्तेदार बन गए, अब और ज़्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। तो अटैक करो पहले, फिर संधि करो और फिर इज्जत दो। अच्छे पोजीशंस पे इन्होंने सभी को, राजपूत्स को पोजीशंस प्रोवाइड करी थी, जैसे मिलिट्री कमांडर्स, गवर्नर लेवल की, तो अच्छी अच्छी पोजीशंस प्रोवाइड करी थी। जब ना गुजरात कॉन्कर करा था अकबर ने, क्योंकि वहाँ पे सूरत पोर्ट याद है ना, रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रहा था, पहली बार समंदर देखा अकबर ने, तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था उसके कमेमोरेशन में, ताकि उनको याद रहे हमेशा के लिए। एंड इसके अलावा राजपूत स्टेट जो थे उन्होंने, कईयों ने तो एक्सेप्ट कर ली, मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट कर ली अकबर की सुजरैनिटी कि हम आपके अंडर रहेंगे, आप जैसा हुक्म दे, पर कुछ एक जो थे उन्होंने नहीं भी करी। तो उनको बोला गया कि मैं आपको मनसबदार का रैंक दूंगा, तो वो भी खुश रहे कि ठीक है फिर मनसबदार का रैंक मिल रहा है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। और मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बनाए, शादियाँ की राजपूत्स के साथ। एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो जहांगीर की मदर थी, एक और रानी थी अकबर की जो कि हिंदू ही थी, वो थी कछवाहा। कछवाहा जो थी, शी वॉज डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर, जो आज का जयपुर वाला एरिया है राजस्थान। एंड जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ आएगा जहांगीर का लड़का, जहांगीर का लड़का कौन था, शाहजहाँ था। तो उनकी जो मदर थी, मतलब जहांगीर की जो पत्नी थी, वो भी एक राठौड़ प्रिंसेस थी, और शी वॉज डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़। अगेन राजस्थान की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल्स दिए गए कि जस्ट टू लेट यू नो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इन सब की, राजपूत्स की। जोधाबाई एंड हरकाबाई की हमने देख ली स्टोरी, 1562 में एंट्री हो जाती है अकबर की लाइफ में। एंड ये किसकी डॉटर थी, तो शी वॉज डॉटर ऑफ किंग भारमल, ठीक है। अकबर ने राजपूत्स को बहुत ज़्यादा जागीर दिया था ताकि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से वो चला सकें, और कलेबोरेशन के साथ, जब राजपूत्स ने कलेबोरेट कर लिया किसके साथ, दिल्ली के साथ, तो यूनिटी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हुई थी। 3 तरह की लैंड हुआ करती थी, एक थी जागीर, एक थी खालिसा, एक थी इनाम लैंड। जागीर देख लो पहले, जागीर जो होती थी ना ये सैलरी की तरह दे दी जाती थी, ठीक है, सैलरी की फॉर्म में दे दी जाती थी टू द किंग्स। खालिशा जो हुआ करती थी ये डायरेक्टली दी जाती थी अंडर द रूलर। और इनाम लैंड जो हुआ करता था, इसको वाकफ लैंड भी बोला करते थे। बहुत सारे किंग्स जो थे वो चाहते थे कि हम अकबर के ही साथ रहें, तो ये वतन जागीर्स का उनको टाइटल दे दिया जाता था कि ठीक है लॉयल है राजा के लिए, तो उनको इनाम के तौर पे दे दी जाती थी, गिफ्ट के तौर पे दे दी जाती थी। मतलब वो खुद ही आ जाते थे कि हमें आपके अंडर रहना है, तो उनको इनाम लैंड दे दिया जाता था। वाकफ लैंड भी इसको बोलते हैं। जागीरदारी सिस्टम में 3 चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तनख्वाह जागीर, तनख्वाह जागीर का मतलब है कि जो भी ऑफिशियल्स होते थे उनको सैलरी दी जाए। एक थी मशरूत, मशरूत जो थी ये स्पेशल टर्म एंड कंडीशन पे दी जाती थी
ऐसी ज़मीन जो स्पेशल टर्म एंड कंडीशन पे दी जाती थी। वतन, वतन का मतलब था कि एक बार दे दी गई तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता था। उसके बाद आते हैं मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम जो था, जितने भी रिलीजन्स थे एस्टेब्लिश हो चुके थे एम्पायर के अंदर, आपने देख लिया कि उनके कितने सारे गुरुज थे, हिंदूज थे, सिख्स थे, मुस्लिम्स थे, पारसीज थे, क्रिश्चियंस थे, जैन थे, सारे ही धर्मों के थे ओवरऑल। कुछ एक किंग्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो उनको उन्होंने जात दे दिया। जात मतलब एक रैंक दे दिया जाता था, जितना बड़ा नंबर होगा इस जात का उतने ही आप क्लोज होंगे किंग के, डायरेक्टली आप किंग के साथ बातचीत कर सकते थे। ठीक है, तो ये जात का सिग्निफिकेंस रहा। अकबर ने बोला था कि घोड़े रखो अपना। कौन रखेगा घोड़ों को? तो मनसबदार रखेंगे अपने पास। और दाग एंड चेहरा वाला सिस्टम अभी भी कंटिन्यू हो रहा था। एक मनसबदार के पास 5,000 जाट्स हो सकती थी और 3,000 सवार या फिर सोल्जर या फिर कैवलरी आप बोल सकते हो। एक मनसबदार के अंडर इतनी सारी चीज़ें आती थी। और ये जो एक मनसबदार था, आप देख सकते हो आप, ये कितना पावरफुल है। 5,000 जात मतलब बहुत बड़ा रैंक है। ठीक है, 5,000 जात के इक्वल अगर इसको बोला जा रहा है, 6,000 का जात बोला जाएगा तो ये और बड़ा रैंक आ जाएगा। तो इनके अंडर फर्दर और घोड़े हैं, आर्मी हैं, सवार हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये जो मनसबदार हुआ करते थे, दे यूज टू फाइट फॉर द सेक ऑफ अकबर। तो अकबर के बिहाफ पे ये मनसबदारी लड़ा करते थे। और जो मनी होती थी कैश की फॉर्म में कौन दिया करता था? अकबर। सैलरी वॉज गिवन बाय अकबर। अब जो मान सिंह थे, हु वॉज नेफ्यू ऑफ जोधा बाई या हरका बाई, उनको परमानेंट मनसबदारी का रैंक दे दिया गया था। ठीक है, बहुत पावरफुल पोजीशन दे दी गई थी। अब ये जो टर्म है मनसबदार, ये एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करती है जिसके बाद बहुत मनसब होता है, मतलब बहुत बड़ा रैंक होता है, बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, बहुत सारी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुआ करती थी। रैंक एंड सैलरी जो थी उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में डिटरमाइन किया जाता था, जिसको बोलते थे ज़ात। जितनी ज़्यादा ज़ात उतनी बड़ी पोजीशन, उतना बड़ा रैंक, उतनी ज़्यादा सैलरी। एक ज़ब्ती या फिर बंदोबस्त सिस्टम भी बनाया गया। ये रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था। दहशाला सिस्टम यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। तो यहाँ पे पास्ट 10 ईयर्स में देखा जाता था कि कितनी प्रोडक्शन हुई है किसी पर्टिकुलर लैंड के ऊपर। क्रॉप्स की प्रोडक्शन देखी जाती थी इसके अंदर। ये जो आपकी दहशाला सिस्टम हुआ करता था, जितनी ज़्यादा फर्टाइल लैंड हुआ करती थी वहाँ पे प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, हैंस वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। नाउ ये जो लैंड थी उसको 4 कैटेगरीज में और डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि पुलाज। पुलाज जो थी वो लैंड होती थी, वो ज़मीन हुआ करती थी जिसको हर साल कल्टीवेट किया जाता था। तो यहाँ से पता चलता है कि जो पुलाज हुआ करता था ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल मिलेगा आपको। वैसे ही था पराती। पराती जो था इसको खाली रखा जाएगा एटलीस्ट 2 साल में एक बार, मतलब 2 साल में एक बार उसको क्या करना पड़ेगा? खाली रखना पड़ेगा, कोई उस पर खेती नहीं करी जाएगी, तो उसको बोल दिया पराती। फिर आता है चाछर। चाछर क्या किया करा जाएगा? इसमें कल्टीवेशन 3 या 4 साल में एक ही बार करी जाएगी। और जो बंजर था, सॉरी कल्टीवेशन नहीं, खाली उसको 3 या 4 साल में एक बार रखा जाएगा। एंड जो बंजर हुआ करता था उसको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते थे? खाली रखते थे। बंजर एरिया, बंजर बोल देते हैं ना, बंजर ज़मीन। तो ये जो ज़ाब्ती सिस्टम था हमने शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ा था, तो वही आइडिया अभी तक अकबर ने कॉन्कर करा हुआ था कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। और इसको बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था टोडर मल ने। अब ये जो टोडर मल थे ना, ये शेर शाह सूरी के एम्पायर में भी काम किया करते थे। ऐसे नहीं था कि अकबर के ही साथ काम किया है, इन्होंने पहले भी काम कर रखा है। किस किस के साथ? तो शेर शाह सूरी के साथ। एंड एक रिकॉर्ड सिस्टम इन्होंने शुरू करा, उसको बोल दिया जाम। यूनिफॉर्म सिस्टम चला दिया कि एक ही सिस्टम रहेगा लैंड मेजरमेंट के लिए, मतलब हर क्षेत्र में एक ही तरीके से लैंड को मेजर करा जाएगा। लैंड की क्लासिफिकेशन हमने देखी, रेट्स को फिक्स कर दिया। तो ये सारी चीज़ें किसने करी? अकबर ने। और नए जाम बना दिए। हाँ, रेवेन्यू इसमें याद रख लो 1/3 दिया जाता था एवरेज प्रोड्यूस का। जितनी भी आपके पास प्रोड्यूस हो रखी है उसका 1/3 जो होता था वो एवरेज की फॉर्म, उसके 1/3 पोर्शन जो था वो रेवेन्यू में देना पड़ता था, और जो रेवेन्यू था वो कैश में आता था। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें अब, तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में एक बुक लिखी गई थी अबू फज़ल के द्वारा। अबू फज़ल जो थे नवरत्नों में से एक थे, अबुल फज़ल। अबू फज़ल जो थे इन्होंने एक बुक लिखी थी, दैट इज़ द अकबरनामा। अकबरनामा वॉज रिटन बाय अबू फज़ल। इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है ना, उस 3 वॉल्यूम मिलेंगे आपको अकबरनामा के। तीसरे वॉल्यूम को बोलते हैं एन ए अकबरी, ये आप नोट कर लेना, एन ए अकबरी। ये तीसरा जो वॉल्यूम था उसको बोलते थे। सूफी सेंट थे ये अबू फज़ल। फर्स्ट वॉल्यूम में ये एंसेस्टर ऑफ अकबर, यानी कि बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, कुछ और ज़्यादा पुराने जाने तो पढ़नाना के ऊपर चले गए, जैसे कि तैमूर एंड चेंगिस खान एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दी जो भी एंसेस्टर थे अकबर के।
सेकेंड वॉल्यूम में ये पॉलिटिकल इवेंट बताते हैं अकबर के, अकबर ने कहाँ पे वॉर्स जीती, वो सारी चीज़ें बता दी सेकंड वॉल्यूम के अंदर। थर्ड वॉल्यूम में ये बताते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या था अकबर के फील्ड में, और इवन एन ए अकबरी के अंदर ये अपने बारे में भी बताते हैं कि मेरा क्या रोल हुआ करता था। ठीक है, तो अबू फजल के ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे आपको अकबर के एम्पायर में। उसके बाद नवरत्नों के बारे में मैं आपको लिखवा देती हूँ। आई थिंक आई फॉरगॉट टू ऐड द स्लाइड। ओके पीडीएफ के अंदर है वो, मैं वहीं से आपको इसको करवा देती हूँ। एनीवेज, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, तो टॉलरेंट मिलेंगे आपको, सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट दिया करते थे। इनके सूफी सेंट टीचर हुआ करते थे अब्दुल लतीफ़, जो इनको सुनाया करते थे, डिक्टेट किया करते थे, और श्राइन्स इन्होंने बनवाई। और उसके बाद सलीम चिश्ती के ये फॉलोअर थे, इसी वजह से सलीम चिश्ती के नाम की ही वजह से इन्होंने अपने लड़के का नाम तक सलीम रख दिया, जो बाद में जहांगीर बनेंगे। और राजपूत के साथ इन्होंने अच्छी कोलैबोरेशन करी। अबू फज़ल, अब्बुल फैज़ी जैसे नवरत्न इनको मिले। महेश दास के बारे में भी अभी बताती हूँ। पॉलिसी ऑफ सुल ए कुल इन्होंने चला दी, पीस फॉर ऑल। दीन इलाही इन्होंने स्टार्ट करा, दीन इलाही मतलब वननेस ऑफ गॉड। पिलग्रिमेज टैक्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया, और जाजिया सिस्टम को इन्होंने अबॉलिश कर दिया। लैंड ग्रांट्स दी गई गुरु अमरदास को, ताकि वो अमृत सरोवर बनाया जा सके, जो कि आज का अमृतसर बन चुका है, जहाँ पे आपको गोल्डन टेम्पल मिलता है। इबादत खाना इन्होंने बनाया एट फतेहपुर सिकरी। जितने भी रिलीजन्स थे दे विल बी इनवाइटेड, हिंदू धर्म गुरु जो भी थे वो सारे अलॉट थे। हरि विजय के बारे में हमने देखा, जैन गुरु हुआ करते थे, ये गुजरात से लाए गए थे। पुरुषोत्तम आए थे, पुरुषोत्तम को वाराणसी से लाया गया था। और पारसी थे महाराजी दस्तूर राणा, ये गुजरात से लाए गए थे। अकबर के अच्छे रिलेशन थे पोर्टुगल्स के साथ भी, इवन सूरत में जो पोर्ट हो रहा था पोर्टुगल्स भी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस आपको मिलेंगे। अकबर ने स्टडी करा कि कैसे हम पीस को मेंटेन कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब पेंटिंग पसंद थी अकबर को, तो इन्होंने एक रूम बना दिया स्पेशली लाइब्रेरी की तरह, जिसका नाम रखा गया तस्वीर खाना। नए नए स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग वहाँ पे इमर्ज होते गए। म्यूज़िक जो था वहाँ पे उन्होंने तानसेन को बिठाया। तानसेन वन ऑफ द नवरत्न अगेन, 3 आपने सुन ली अभी तक। तानसेन जो थे ये ध्रुपद राग के बारे में आपने सुना होगा, वो इन्होंने अकबर के कोर्ट में गाया था। आर्किटेक्चर में देखें तो आगरा फोर्ट इन्होंने बनवाया, फतेहपुर सिकरी बनवाया था इन्होंने गुजरात को जीतने के बाद, बुलंद दरवाज़ा गुजरात को जीतने के बाद, मॉन्यूमेंट्स बनवाए फतेहपुर सिकरी के अंदर। इवन ही डिसाइडेड कि फतेहपुर सिकरी में हम कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं, बट बाद में आइडिया चेंज हो गया था। टेम्पल बनवाया वृंदावन के अंदर, बुलंद दरवाज़ा एंड ऑल। लिटरेचर में हमने देख लिया अब्बुल फजल की अकबरनामा, 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। नाउ 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक लिखा तो था यार, कहाँ गया, हाँ ये है। चलो यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं नवरत्न कौन कौन थे। तो सबसे पहले तो अब्बू फजल के बारे में आपने देख लिया। अब्बुल फजल के बारे में हम देखते हैं कि सूफ़ी सेंट थे। एन ए अकबरी लिखी, 3rd वॉल्यूम को बोलते थे एन ए अकबरी। एंड इनकी ये जो अबू फजल थे ना, इसको मरवाया था जहांगीर ने। ठीक है, जब रिबेलियन क्रिएट किया गया जहांगीर के द्वारा, सलीम के द्वारा अगेंस्ट अकबर, वो चाहते थे कि अब मुझे गद्दी पे बिठा दिया जाए, क्योंकि अकबर की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जल्दी वो राजा बन गए थे और कॉन्करर थे, तो उस वजह से उनका टाइम पीरियड भी ज़्यादा चलता है, 1605 तक चलता है, तकरीबन 50 साल तक का उन्होंने रूल किया। तो सलीम चाहते थे कि उनको राजा बनाया जाए, जबकि अकबर चाहते थे सलीम का जो लड़का था शाहजहाँ, उसको राजा बना दिया जाए डायरेक्टली। तो इस वजह से सलीम ने रिबेलियन क्रिएट कर दिया था अगेंस्ट अकबर। अब अब्बू फजल जो थे ना, ये काफ़ी क्लोज थे अकबर के, तो अकबर की एक तरह से यूँ कह लो कि बहुत नाजुक जगह पे उन्होंने अटैक किया। ठीक है, अब्बू फजल को मार दिया गया। उसके बाद बीर सिंह बुंदेला थे। बीर सिंह बुंदेला वॉज वेरी एमिनेंट मिलिट्री कमांडर ऑफ सलीम। ठीक है, उसके बाद आते हैं फैज़ी। फैज़ी जो थे ये पर्शियन ऑथर थे। इन्होंने एक बुक थी बुद्धिस्ट बुक लीलावती को ट्रांसलेट किया था इनटू पारसी। ये अबू फजल के ही ब्रदर थे। उसके बाद फ़कीर अज़ीउद्दीन की अगर बात करें तो ये सूफ़ी सेंट थे और ये अकबर को एडवाइसेस दिया करते थे। महेश दास को कैसे भूल सकते हैं, ये थे बिरबल। ठीक है, ये थे बिरबल। तो दीन इलाही का जो आइडिया रखा गया था, उसको वननेस ऑफ गॉड का जो आइडिया रखा गया था, वो सबसे पहले महेश दास जो कि हिंदू भी थे साथ में, उन्होंने एक्सेप्ट किया था और इनको टाइटल दिया गया राजा का। किसने दिया था, तो अकबर ने दिया था। यूसुफ जाही अपराइजिंग होती है, कहाँ पे हुई, तो कश्मीर वाले एरिया में होती है। बीरबल को यहाँ पे मार दिया गया था कश्मीर में। टोडरमल के बारे में अगर देखें तो टोडरमल जो थे
ये सूरी डायनेस्टी में भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी भी इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही रखा हुआ था। एन ए दाहशाला का जो आइडिया था लैंड के ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ टैक्स के बारे में इन्होंने आइडिया दिया था अकबर को। उसके बाद मान सिंह की अगर बात करें तो ही वॉज मिलिट्री कमांडर, इन्होंने बड़े सारे वॉर्स जीते। एंड जोधाबाई के ये नेफ्यू थे, भतीजे थे, और उनका एक भाई था जोधाबाई का, भगवान दास, उनका लड़का था मान सिंह। तो मिलिट्री कमांडर की पोजीशन उनको दे दी थी, हाईएस्ट मनसबदार का जो रैंक हुआ करता था। उसके बाद आते हैं रामतनु पांडे। तानसेन की बात हो रही है तो तानसेन ने द्रुपद राग को गाया था इन द कोर्ट ऑफ अकबर। तो ये ग्वालियर से थे और इनको टाइटल दिया गया था मियाँ का। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खान का लड़का था, और ये जो खाने खाना की उपाधि थी ये किसने दी थी? ये दी थी अकबर ने। पोएट थे ये, और इन्होंने बाबरनामा को टर्किश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था। सुपरवाइज़र भी थे किस चीज़ के? तो ट्रांसलेशन वाले डिपार्टमेंट के, जहाँ पे बुक्स को ट्रांसलेट किया जाता था। तो जू के बाबरी को कन्वर्ट कर दिया बाबरनामा में, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका। मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका की बात अगर करें तो ही वॉज ब्रदर ऑफ अकबर, सूबेदार ऑफ गुजरात, गुजरात के सूबेदार हुआ करते थे। अब देखो कई बार ना क्या होता है कि डेथ भी तो हो जाती है नवरत्न की, तो दो और नवरत्न आपको मिल सकते हैं, दैट इज़ मूला दो प्याज़ा, हकीम हुकम। मूला दो प्याज़ा जो थे ये एंटरटेनमेंट करते थे, मतलब जोक वगैरह सुना दिया करते थे जब अकबर जी का हंसने का मन हुआ करता था। एंड हकीम हुकम, हकीम शेफ़ हुआ करते थे ये, ठीक है। तो ये सारी आपने चीज़ें देखी विद रिस्पेक्ट टू अकबर। हाँ, यहाँ भी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लो, एम्परर हुआ करता था, वज़ीर फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर चेक रखा करते थे। मिर बख्शी वॉज देयर, जो कि आर्मी थी वो पूरी की पूरी मिर बख्शी चेक किया करते थे। मिर समान वॉज देयर, काजी जो थे ये रिलीजियस मैटर्स को चेक करा करते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें तो सूबा, प्रोविंसेस हुआ करते थे जिनके गवर्नर्स हुआ करते थे सूबेदार। सूबेदार वॉज द गवर्नर ऑफ सूबा। फिर सूबा के अंडर आती थी सरकार, सरकार वॉज लाइक डिस्ट्रिक्ट, बड़ा सा प्रोविंस है उसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो डिस्ट्रिक्ट को बोला गया सरकार। फौजदार हो गया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अमल गुजार हो गया असेसमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो ये सारा काम किया करते थे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती थी परगना, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट शिकदार इनके हेड हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करते थे। परगनास के नीचे आते थे विलेज, यहाँ मुकद्दमम जो थे वो हेडमैन हुआ करता था, विलेज हेडमैन हुआ करता था। उसके बाद हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली, ये पीपीटी में नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने आपको पीडीएफ से करवा दिया। सो वी आर डन विद द अकबर। अकबर के बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट जहांगीर, जिनका नाम बचपन का था सलीम, क्योंकि वो भी चाहते थे मैं भी राजा बनूं, ऐसे कैसे मेरे पापा ही बने, तो उनको भी राजा बनना था। दैट्स द रीज़न कि वो रिवोल्ट क्रिएट कर देते थे हमेशा ही अगेंस्ट द अकबर। चलो एनीवेज, इसको रिवाइज कर लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।